धन्यवाद। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी क्या है, आखिर ये 26 जनवरी को ही क्यों बनाया गया, जबकि अपना संविधान जो था वो बनकर तो तैयार 26 नवंबर 1949 1949 को हो चुका था। तो आफ्टर 2 मंथ हमने किया क्या, आखिर 26 जनवरी का दिन ही हमने क्यों चुना। आपको यहाँ से इस बात से रूबरू कराने के लिए मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ, जहां से अपना भारतीय इतिहास प्रारंभ माना गया था। स्टार्टिंग में बात करूंगा उस एंशिएंट हिस्ट्री की, जहां से प्राचीन भारत के इतिहास के लिए उस समय रोमन इतिहास का प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में लिखा था कि भारत के अंदर इतना धन है जिसके लिए हमें दुख प्रकट होता है कि हमारा सारा रोम का जितना भी संचित धन है, जो सोने के रूप में पूरे विश्व में घूमकर भारत के अंदर एकत्रित हो जाता है, आज उसकी अर्थव्यवस्था को देखकर हमारा रोम जल रहा है। आगे चलकर मैं उसी चीज को फिर आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर ब्रिटिश रूल इंडिया ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना करने के साथ साथ भारत के अंदर और पूरी कंट्री को एक तरह से अपना गुलाम बनाया था। मैं बात कर रहा हूं उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1599 यानी कि 1599 में, जिसको 31 दिसंबर 16th सेंचुरी यानी कि 1600 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन की महारानी द्वारा उस समय पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भेजा गया था, जिनका मेन टारगेट था सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना, ट्रेडिंग करना। लेकिन वह कंपनी जब यूरोप से भारत के अंदर आई तो उन्होंने अपने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप के अंदर भी बहुत सारी गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व पाया। अपन बात करते हैं 1757 के उस रिवॉल्ट की, जहां पर अपन बात कर रहे हैं प्लासी के उस बैटल की, जहां पे उन्होंने व्यापार के साथ साथ पहली बार बंगाल के उस प्रांत से जब वहां के नवाब को पराजित किया तो उन्होंने राजनीति के अंदर प्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता निभाई। और उसके पश्चात आने वाले 100 साल में हमें उस स्प्रिंग की तरह दबाया, जो एक बार अपने अंतिम समय पर पहुंचने के पश्चात 1857 के उस चिंगारी के रूप में निकल कर आई, जिसने 1857 क्रांति में हमें सभी को पहली बार देश के अंदर एक राजनीतिक नव चेतना के लिए जागरूक करवाया था। आप सभी को शायद पता होगा, भारत का फर्स्ट जो स्वतंत्रता संग्राम माना गया था, अपने जो प्राचीन इतिहासकार भी माने गए एक तरह से वीडी सावरकर, जिन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था कि भारत का पहला नेशनल मूवमेंट था जिसमें पहली बार राजनीतिक नवचेतना के लिए सभी ने उस ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाई थी। जिसके पश्चात हम ये भी सुनते हैं कि 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर को इलाहाबाद के दरबार का जब आयोजन करवाया गया तो उस समय के जो अपने गवर्नर जनरल, जिनको बाद में वायसराय घोषित कर दिया गया था, उन्होंने ब्रिटिश रूल की यहाँ पर जो शासन की समाप्ति थी, कंपनी, उसको समाप्त कर दिया और सीधा अपना जो शासन था वो ताज के अधीन चला गया। उसके बाद सीधा सा जो रूल था वो ब्रिटेन की महारानी चला रही है, जो यहाँ से कोसों दूर बैठी हुई थी। और हमें एक बात पढ़ाया डिवाइड एंड रूल का, ये देखिए फूट डालो एंड राज करो। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर जैसे जैसे हमारे बीच में जो एकता का बंधन था उसको तोड़ा गया, कभी ब्रिटिश रूल ने अपने व्यापारिक समझौते के माध्यम से और कभी हमें आपस में लड़ाकर। आपने देखा होगा कि जब 1858 के अंदर वो घोषणा पत्र सुनाया गया था इलाहाबाद के दरबार में, तो उनकी वास्तविक जो छवि थी वो हमारे भारतीयों के सामने निकल कर आती है। जहां 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम ऊंचे और नीचे वर्ग के सभी वर्गों ने एक खिलाफ आवाज उठाई थी, वो था ब्रिटिश शासन का समापन। लेकिन 1858 के बाद जब हम देखते हैं तो 1947 का जो 90 ईयर का 90 सालों का इतिहास था, उस इतिहास के अंदर किस प्रकार से हमें ब्रिटिश रूल ने एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाने का काम किया, किस तरह से हमारी एकता को ठेस पहुंचाई। हम आगे बढ़ते हैं, जब 1946 जब 1906 के अंदर लाहौर के अंदर जब अधिवेशन हुआ, लाहौर नहीं कराची अधिवेशन, जब उस अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग ने अपने पृथक निर्वाचन की पृथक एक तरह से गठन किया था, उसी मुस्लिम लीग ने आगे चलकर भारत के 2 विभिन्न टुकड़ों की मांग की थी। आप सभी को शायद पता होगा, जब भारत और पाकिस्तान का सांप्रदायिक हिसाब से 2 बंटवारे की बात रखी गई थी। ये वही मुस्लिम लीग है जो एक टाइम ऐसा था कि जब भारत के अंदर एक साथ लड़ रही थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हम 2 अलग अलग धड़ों में बढ़ गए। और फिर बाद में नौबत ये आई कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जून के अंदर जब घोषणा की तो भारत के सांप्रदायिक आधार पर 2 विभाजन कर दिए। लेकिन वो सांप्रदायिक जो दर्द था वो हमारे पश्चिम में नहीं अपितु पूर्व के अंदर भी पड़ रहा था, जो एक विषैले सांप की तरह 1971 के अंदर अलग हुआ। मैं बात कर रहा हूं उस बांग्लादेश की। खैर हम वहां तक पहुंचते उससे पहले आपको मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा वापस 1929 यानी कि 1929 का वो लाहौर अधिवेशन, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता प्राप्त की थी। और उसी अधिवेशन के अंदर पहली बार भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जी हाँ,
आज अपन जिसको मना रहे हैं उसके लिए पहली बार अगर किसी ने स्वतंत्रता के लिए या पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी तो वो की गई थी लाहौर के अधिवेशन के अंदर, जो 31 दिसंबर को 1929 के अंदर लाहौर के अंदर बनाया गया था। और उसमें अध्यक्षता निभाई थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जहां पर उन्होंने पहली बार भारत की आजादी के लिए पूर्ण स्वराज की मांग को रखा। लेकिन उस समय सभी भारतीयों ने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया था। हालांकि अपन स्वतंत्र नहीं थे, ब्रिटिश रूल के अधीन ही अपन कार्य कर रहे थे, लेकिन पहली बार अगर देखा जाए तो स्वतंत्र या आजादी का जो स्वरूप माना गया वो उस लाहौर के अधिवेशन के अंदर। आगे जब बात आती है 26 जनवरी के दिन ही अपना संविधान लागू क्यों किया गया, इतिहास क्या था इसके पीछे, आप सभी की जानकारी लिए मैं बता दूं। जब लाहौर का अधिवेशन चल रहा था उस समय लाहौर के अधिवेशन के अंदर हमने पूर्ण स्वराज की मांग तो कर ली, लेकिन पूर्ण स्वराज को हम बताएं तो बताएं कैसे, और कैसे इस जनता को बताएं कि हमने अपने पूर्ण स्वराज की मांग की है ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम ये पूर्ण स्वराज की मांग तो कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस इस चीज को समर्थन प्राप्त कर रही है, लेकिन हम भारतीयों को बताएं तो बताएं कैसे। इस बीच में उन्होंने ऐतिहासिक दिन चुना अगले महीने का, जो था 1930 जनवरी, और उसी जनवरी 1930 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ये घोषणा कर दी थी लाहौर अधिवेशन के दौरान कि जनवरी का जब अंतिम रविवार आएगा तब हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे और सभी भारतीयों के लिए प्रस्ताव रखेंगे। जी हाँ, जब वो 1930 का जनवरी का अंतिम जो रविवार था वो 26 जनवरी को था, इसीलिए 26 जनवरी उस दिन से हमारा पूर्ण स्वाधीनता के रूप में जाना गया, और वही 26 जनवरी आज ऐतिहासिक तौर पर हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। अब बात आती है आपके संविधान के निर्माण की। संविधान के निर्माण के लिए जहां पर ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि सिर्फ संविधान का निर्माण और देश को चलाने का काम ब्रिटिश रूल ही कर सकता है, किसी भारतीय के अंदर ये शायद हिमाकत नहीं है, तो उस समय मोतीलाल नेहरू ने उस हिमाकत को पहचाना और उन्होंने उस समय चुनौती दी कि हम भी इस संविधान को बना सकते हैं, और पहली बार मोतीलाल नेहरू द्वारा उस समय नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। आगे चलकर नेहरू रिपोर्ट के अंदर कुछ संशोधन भी किए गए, और फिर बाद में जब यूरोप के अंदर अपन देखें तो इंग्लैंड के अंदर उस समय देखा जाए तो 1939 से लेकर 1945 तक के बीच में आपको पता होगा विश्व जो था वो दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जूझ रहा था। ऐसे में लंदन, इंग्लैंड जहां पर उनका मेन रूल हुआ करता था, वहां पर सत्ता परिवर्तन की जो घटनाएं थी वो घटने लगी। उस समय विंस्टन चर्चिल जो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके और लेबर पार्टी के जो क्लीमेंट एटली थे, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ऐसे में क्लीमेंट एटली ने अपने उस चुनाव से पूर्व भारतीयों को यह आश्वासन दिया था कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात हम आपको पूरी तरह से संविधान निर्माण का कार्य सौंप देंगे। परिणाम निकल कर आया जब एटली जो थे वो उस लेबर पार्टी के प्रतिपक्ष नेता भी चुने गए और बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी। और क्लीमेंट एटली ने जो वादा किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर भारत के अंदर कैबिनेट मिशन भेजा, जो फिर बाद में भारत में कैबिनेट मिशन आता है, और उन्होंने फिर बाद में संविधान सभा के लिए अपने गठन या संविधान सभा के लिए उन्होंने व्यक्तियों को